पंजाब का बंटवारा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ है। पहले हरियाणा देश के नक्शे में था ही नहीं। सोच कर बताना, अगर पंजाब और हरियाणा दोनों को देश के नक्शे से बाहर कर दिया जाए तो कितना फर्क पड़ेगा। मुझे पता आप IT सेक्टर, ऑटोमोबाइल या फिर एग्रीकल्चर तक सोच पाओगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनका आपको आइडिया तक भी नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। बचपन से हमने पंजाब और हरियाणा ऐसे मैप से देखे, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि पहले हरियाणा था ही नहीं बल्कि ये पंजाब का हिस्सा था, या फिर कह लो पंजाब ही था, जिसे 1966 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करके अलग किया गया। इनफैक्ट पंजाब का कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश को भी दिया गया। वो क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, वो अलग वीडियो का टॉपिक है। हम हरियाणा पर वापस आते हैं। एक्चुअल में लैंग्वेज और कल्चर आइडेंटिटी की वजह से पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया था, क्योंकि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय पंजाब के 2 टुकड़े हुए थे। एक टुकड़ा पाकिस्तान में चला गया जिसे वेस्ट पंजाब कहते हैं, एक टुकड़ा भारत में है जिसे ईस्ट पंजाब बोला जाता था। उस समय पंजाब में हिंदूज की पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी, वहीं पर सिख की पॉपुलेशन नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मेजोरिटी में थी, जिसकी वजह से सिख अपने आप को एज अ मिनॉरिटी इनसिक्योर फील करते थे। इसलिए बहुत सारे क्लैशेस भी हुए। जैसे जब देश में सेंसस चल रहा था तब हिंदूज का कहना था कि हमारी मदर टंग हिंदी लैंग्वेज है, वहीं पर सिख पॉपुलेशन का कहना था कि हमारी मदर टंग पंजाबी लैंग्वेज है। इसलिए दोनों की अलग अलग से जनगणना की गई थी, क्योंकि हिंदूज ने पंजाबी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज मानने से मना कर दिया था। इसलिए 1947 से लेकर 1966 तक पंजाब सुपर मूवमेंट चला, जिसमें अकाली दल लीडर मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह ने पंजाब को अलग स्टेट बनाने की डिमांड रखी थी, जिसे 1966 में कैबिनेट में अप्रूव किया गया। फिर जिन एरियाज में पंजाबी मेजोरिटी में बोली जाती थी उन्हें पंजाब में रखा गया, और जिन एरियाज में हिंदी मेजोरिटी में बोली जाती थी उन्हें हरियाणा में रखा गया। अब सोचने वाली बात है कि इतने सालों के बाद पंजाब और हरियाणा की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, वो देखते हैं हम इन 5 पॉइंट्स। नंबर 1, GSDP मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में स्टेट में कितने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है फैक्ट्रीज और ऑफिस में। पंजाब की GSDP है 8.91 ट्रिलियन रुपीस, वहीं हरियाणा की 13.47 ट्रिलियन रुपीस। नंबर 2, पर कैपिटा इनकम मतलब एक पर्सन एवरेज एक साल में कितना कमाता है। यहाँ पर हरियाणा में 2024 से 2025 में पर कैपिटा इनकम है 1,94,000, वहीं पर पंजाब की 1,35,000। नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट है 5.2%, वहीं पर अगर हम पंजाब और हरियाणा में देखें तो पंजाब के रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है 22%, वहीं पर अर्बन एरिया में 17%। लेकिन हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट पंजाब के मुकाबले में काफी कम है। रूरल एरिया में 16%, वहीं पर अर्बन एरिया में 14%। नंबर 4, फिस्कल पोजीशन। इससे हमें पता चलता है कि स्टेट की गवर्नमेंट कैसे अपने फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज कर पा रही है। इसके लिए नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स एक रिपोर्ट लाती है, जिससे हमें पता चलता है, वो एक रैंकिंग देते हैं हर एक स्टेट गवर्नमेंट को फिस्कल पोजीशन के अकॉर्डिंग। जितनी कम रैंकिंग होगी, जैसे नंबर 1, नंबर 2, दैट मीन्स वो स्टेट गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज कर पा रही है। तो हरियाणा की रैंकिंग होती है नंबर 14, वहीं पर पंजाब की नंबर 18। बिहार भी पंजाब से आगे निकल चुका है। नंबर 5, डेट टू GSDP रेशियो। इस पैरामीटर से हमें पता चलता है कि स्टेट की गवर्नमेंट कितना लोन ले रही है एज कम्पेयर टू कितना अर्न करते हैं। जितना ज्यादा ये रेशियो होगा दैट मीन्स स्टेट की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन ले रही है। जितनी कम रेशियो दैट मीन्स कम लोन लिया जा रहा है और अपने पैसों को जो स्टेट की गवर्नमेंट कमाती है रेवेन्यू, वो ज्यादा यूज करते हैं। तो हरियाणा की डेट टू GSDP रेशियो है 26%, वहीं पर पंजाब की 44%। ये पैरामीटर पंजाब के लिए काफी ज्यादा कंसर्निंग है। ये काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाकर देखेंगे कि हरियाणा का मतलब सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, वैसे पंजाब का मतलब सिर्फ जलंधर और लुधियाना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो दोनों ही स्टेट्स की बैकबोन है। नंबर 1, इंडस्ट्रीज। इसमें हमारा फोकस 3 इंडस्ट्रीज पर होगा, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और सर्विस सेक्टर। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग में हरियाणा से शुरू करते हैं, जिसपे गुरुग्राम हरियाणा को 60% रेवेन्यू देता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनी के मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जैसे मारुति सुजुकी, BMW, होंडा। लेकिन क्या आपको ये पता था
रेवाड़ी हरियाणा का सेकेंड ऑटोमोबाइल हब है। झज्जर की बहादुरगढ़ सिटी में इंडिया लार्जेस्ट नॉन लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। कैंपस, बाटा, एक्शन, लिखानी और कई सारी कंपनीज के। इनफैक्ट पानीपत में नॉर्थ इंडिया में जितनी भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी है उनमें से सबसे बड़ी रिफाइनरी यहीं पर बनी हुई है। कैथल में इंडिया का पहला मल्टी मॉडल कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है जहां पर डे 10 टन बायोगैस प्रोड्यूस होती है। पानीपत के बाद अब सोनीपत भी इमर्जिंग टेक्सटाइल और गारमेंट हब बनता जा रहा है। इंडिया में 50% प्लाईवुड और एशिया की लार्जेस्ट शुगर मिल यमुनानगर में बनी हुई है। अब हम आते हैं पंजाब में। भले हरियाणा ने देश को सबसे ज्यादा ओलंपिक विनर्स दिए हैं, लेकिन जालंधर पूरे वर्ल्ड में फेमस है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। आपने जामनगर रिफाइनरी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन इंडिया की 10th लार्जेस्ट रिफाइनरी बठिंडा में है गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी। इनफैक्ट बल्क ड्रग फार्मा पार्क 1300 एकड़ लैंड में यहीं पर बना हुआ है। आपने ट्रेन में जरूर ट्रैवल किया होगा, लेकिन ट्रेन के कोचेस कपूरथला में बनाए जाते हैं। देश में जो आधे से ज्यादा बाईसाइकिल आज यूज हो रहे हैं वो सभी के सभी लुधियाना में बनाए जाते हैं। विंटर वेयर और कॉटन निट गारमेंट्स बनाने में लुधियाना लीडर है। वहीं पर मूगा फेमस है नेस्ले डेयरी प्लांट की वजह से, जो कि एक पॉइंट पर इंडिया की लार्जेस्ट मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट थी। एक बार ना गूगल पर सर्च करना कि एशिया के लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पर है, आपको संगरूर का नाम मिलेगा। नंबर सेकेंड, फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में ना पंजाब काफी इमर्जिंग हब है, वहीं पर हरियाणा में भी काफी ग्रोइंग प्रेजेंस है। देखो, जैसे पंजाब की मोहाली में साइनेक्स बायोटेक, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, नेक्टर लाइफ साइंस और कई सारी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। जीरकपुर एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बन गया। वहीं पर हरियाणा में देखें तो कई सारी फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनीज के यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो पंजाब फार्मा सेक्टर में हरियाणा से थोड़ा सा आगे। नंबर थर्ड, सर्विस सेक्टर। दोनों स्टेट्स ना अलग अलग सर्विसेज सेक्टर में सर्विसेज ऑफर करते हैं। जैसे पंजाब डोमिनेट करता है एग्रीकल्चर, ट्रेड, लॉजिस्टिक्स में, वहीं पर हरियाणा डोमिनेट करता है आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में। तो इसलिए ओवरऑल देखें तो पंजाब सर्विस सेक्टर में 47% जीएसपी कंट्रीब्यूट करता है, वहीं पर हरियाणा 55%। नंबर सेकेंड, कैश काउ सेक्टर। कैश काउ पता आईटी सेक्टर को बोला जाता है, जिसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि गुरुग्राम सेकेंड आईटी हब है, जिसे मिलेनियम सिटी भी कहते हैं, जहां से 2023 में 52,000 करोड़ का आईटी एक्सपोर्ट किया गया था। अब तो पंचकुला में भी चंडीगढ़ कैपिटल एरिया एक्सटेंशन पर आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर भी आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट लाई जा सके। फरीदाबाद में भी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई सारे आईटी पार्क्स और स्टार्टअप हब अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब हम आते हैं पंजाब में, जहां पर मोहाली को पंजाब का आईटी कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2023 में 12,000 करोड़ का आईटी एक्सपोर्ट किया गया था। लेकिन भले ये नंबर अगर आप देखोगे गुरुग्राम के मुकाबले में तो काफी ज्यादा कम है, लेकिन मोहाली अभी एक इमर्जिंग आईटी हब है। अब तो लुधियाना और बठिंडा में भी आईटी पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट में। लेकिन अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो पंजाब में सिर्फ मोहाली एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आईटी सेक्टर डोमिनेट करता है। नंबर थर्ड, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स मतलब रोड, रेलवे, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से है, जिसमें अगर हम एक एक करके देखें तो ये है नेशनल हाईवे नेटवर्क हरियाणा में और ये है नेशनल हाईवे नेटवर्क पंजाब, जो कि काफी वेल कनेक्टेड है। और कई सारे प्रोजेक्ट्स पंजाब में ऑनगोइंग हैं, जैसे जालंधर में रिंग रोड, अमृतसर बाईपास। अब हम आते हैं रेल नेटवर्क पर, जिसमें हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसमें रेल नेटवर्क नहीं है, वो है नू डिस्ट्रिक्ट। पास में रेल स्टेशन जरूर है, जैसे पलवल और रेवाड़ी का। वहीं पर अगर हम पंजाब में देखें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट वेल कनेक्टेड है रेलवे नेटवर्क से, जिसमें से लुधियाना इंडिया का बिजिएस्ट फ्लाइट हब है। अब आते हैं हम लास्ट एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में, जिसमें हरियाणा में 7 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन वो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के यूज के लिए। वहीं पर पंजाब में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 1 प्राइवेट एयरपोर्ट है और 1 सिविल एयरपोर्ट है। आई नो काफी लोग ऑफेंड होंगे कि मैं पंजाब को नीचे दिखा रही हूँ, हरियाणा को ऊपर दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ भारत के हर एक स्टेट ग्रो करे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो पंजाब में फिक्स होनी चाहिए, जिसके लिए हम हरियाणा से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। पंजाब ना काफी लंबे समय से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में ना असफल रहा है। जब डेटा देख लो 2023 से 2024 में, जहाँ पर हरियाणा ने 4.2% एफडीआई इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की, वहीं पर पंजाब ने सिर्फ 0.4%।
इसके पीछे एक कारण भी है कि हरियाणा के कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो दिल्ली के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट आई, जैसे गुरुग्राम में, फरीदाबाद में। लेकिन ऐसी सेम फैसिलिटीज, ऐसी सेम डेवलपमेंट पंजाब में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेजर इंडस्ट्रीज के बजाय एमएसएमई इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन इंडस्ट्रीज में भी एग्रेसिव बिजनेस रिफॉर्म नहीं है, इसलिए जरूरत है कि पंजाब एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रीज में भी एग्रेसिव रिफॉर्म्स लेकर आए, क्योंकि पंजाब में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन जरूरत उसे ढंग से यूज करने की। नंबर सेकेंड, लॉजिस्टिक। हमने अभी बात किया कि पंजाब और हरियाणा लॉजिस्टिक में काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, काफी अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन एक एरिया ऐसा है जिसमें पंजाब काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो है लैंड एक्विजिशन में, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में टाइम लग जाता है, क्लियरेंस मिलने में टाइम लगता है, डिले होता है प्रोजेक्ट। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम हरियाणा से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्योंकि वो 2 इफेक्टिव पॉलिसीज को यूज़ करते हैं। नंबर 1, ई भूमि 2.0। इसमें क्या होता है कि जो लैंड ओनर्स हैं वो अपने लैंड को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए पोर्टेबल लिस्ट कर देते हैं। नंबर सेकेंड, नॉन लिटिगेशन पॉलिसी 2023। इसमें क्या होता है कि जिन भी लैंड ओनर्स ने अपने प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को दिया है डेवलपमेंट के लिए, उस एरिया में कुछ प्लॉट को ना डेवलप करके गवर्नमेंट लैंड ओनर को दे देती है। इससे लैंड ओनर भी खुश, वहीं पर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी टाइम पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो पॉलिसी है वो हम एक पॉइंट के लिए इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं कि क्या ये इफेक्टिव हो गई या फिर नहीं। अगर और कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इनफैक्ट एक और प्रॉब्लम है जो पंजाब को ना डे बाय डे खाई जा रही है। इस वीडियो को टैप करो और एंड तक जरूर देखो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।